हेलो। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज आपने कंप्लीट कर लिया है। इस सेशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। आप लोग स्टडी नोट्स लेके तैयार रहो, चैप्टर के एंड में पहुंचो और क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं ये आपको पता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर हमारे इन क्वेश्चंस में है। हर एक क्वेश्चन को करने से पहले उसमें क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो समझाऊंगा और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट मी ब्रिंग द बुक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, इसमें 3 अलग अलग वेरिएशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से बने हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कआउट कस्टम ड्यूटी पेएबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट केसेस, जो इंफॉर्मेशन अब नीचे दी हुई है वो हर एक अलग अलग है, आपस में कनेक्ट इनको करने की आवश्यकता नहीं है, इनको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट केसेस हैं। पहला केसेस हमें दिया है केस नंबर ए। देखो इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। पहले कॉलम में लिखा हुआ है एसेसेबल वैल्यू इन फॉरेन करेंसी, एफसी का मतलब फॉरेन करेंसी, एवी एसेसेबल वैल्यू, ओके। सेकंड कॉलम जो है आपका उसमें लिखा है सीआर, ये सीआर का मीनिंग है कन्वर्शन रेट, ओके। कॉलम नंबर 3 पर आओ, वहां पर लिखा है एसेसेबल वैल्यू इन रुपीज, रुपीज में जो आपकी एसेसेबल वैल्यू है वो वहां पर आई हुई है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको बीसीडी का रेट दे रखा है, फिर आगे एसडब्ल्यूएस दिया हुआ है, एसडब्ल्यूएस अब सब जानते ही हो, और उसके आगे आईजीएसटी का रेट दे रखा है। तो ये कॉलम्स हमने यहां पर बनाए हुए हैं। अब सबसे पहले हम पॉइंट नंबर ए लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए में क्या कहा, फैक्ट्स क्या है पॉइंट नंबर ए के, मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूं। यहां पे हमें एसेसेबल वैल्यू दे रखी है रुपीज में, ठीक है, फॉरेन करेंसी में कुछ नहीं दिया हुआ। एसेसेबल वैल्यू हमारे पास रुपीज में अवेलेबल है, और उसके बाद में हमारे पास बीसीडी का रेट है दिया हुआ और एसडब्ल्यूएस का रेट हमें दिया हुआ है, ठीक है। दोनों के रेट हमारे 10 और 10 ही दिए हुए हैं, 10 बीसीडी रेट एंड 10 इज द एसडब्ल्यूएस रेट। अब हमें इसको वर्कआउट करना है। फैक्ट्स लिख रहा हूं मैं पहले, ए के जो फैक्ट्स हैं वो है एसेसेबल वैल्यू रुपीज में
कितनी वैल्यू हमें दी है एसेसेबल वैल्यू रुपीस में? हमें वैल्यू दी है, दिस इज इट इज 4,50,000, 4,50,000 is the value given. बीसीडी का रेट 10% दिया है, एसडब्ल्यूएस का रेट भी 10% दिया हुआ है। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा था कि वर्कआउट कस्टम ड्यूटी पेएबल, ठीक है। हम यहां पर क्वेश्चन में लिखा है वर्कआउट कस्टम ड्यूटी पेएबल, वो तो निकालेंगे, लेकिन उसके साथ बाद में एक स्टेप और चलेंगे जहां पर हम ये वर्कआउट करेंगे कि अब वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या है। कस्टम ड्यूटी पेएबल में सिर्फ जो कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है वो आपने वर्कआउट करके दिखाना है, और वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स में आपको एसेसेबल वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगी हैं उन सब का टोटल करके दिखाना है। ओके, तो हम ये दोनों ही काम करेंगे यहां पे। सबसे पहले देखते हैं कस्टम ड्यूटी पेएबल कैसे। देखिए, हमेशा इसको एक टेबुलर फॉर्म में आप बनाओ। सबसे पहले आप यहां पे लिखो एसेसेबल वैल्यू जो कि आपको रुपीस में दे रखी है, वो है आपकी 4,50,000 की। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, फिर क्या करना है, बीसीडी रेट यहां अप्लाई करना है। ऐड करेंगे हम यहां पर बीसीडी एट द रेट ऑफ 10%। आपको पता ही है कि 10% किस पे लगाना है, इस पे लगाना है। तो 10% ऑफ दिस कम्स टू 45,000। ओके, इसके बाद में आपको ऐड करना है यहां पर एसडब्ल्यूएस एट द रेट ऑफ 10%। 10% किसका? ये इसका लेना है, और ये आ गया आपका 4,500। अब दो बातें, टोटल ड्यूटी पेएबल कितनी और टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कितनी। अगर आप सिर्फ ड्यूटीज को जोड़ दो तो वो आपका ड्यूटी पेएबल है, अगर आप एसेसेबल वैल्यू को भी साथ में जोड़ो तो वो आपका वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स है। तो पहले मैं आपको टोटल लिख के दिखा रहा हूं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स? वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हियर इज 005 4,99,500, ये वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हो गई। और जो ड्यूटी पेएबल है एसएससी के लिए, ड्यूटी पेएबल ऑब्वियसली सिर्फ जो ड्यूटीज का अमाउंट है, और ये कितना अमाउंट आएगा? दिस वुड बी 49,500। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। पहला आंसर है हमारा 49,500 का जो है ड्यूटी पेएबल का अमाउंट, और दूसरा जो हमारा आंसर है वो है द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। दोनों में डिफरेंस ये है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स में आप एसेसेबल वैल्यू को भी इंक्लूड करके रखते हैं। ओके, अब आओ पॉइंट नंबर बी पे। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, और बी में हमारे पास जो वैल्यूज हैं, यहां पर हमारे पास अब सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू जो दे रखी है वो फॉरेन करेंसी में दी हुई है। ठीक है, जब फॉरेन करेंसी में वैल्यू दे रखी है तो आगे हमारे पास में कन्वर्शन रेट भी है। एसेसेबल वैल्यू रुपीज में ब्लैंक छोड़ी हुई है, इसका मतलब हमें खुद वर्कआउट करनी है। फिर हमारे पास में बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है, और वो है हमारा यहां पर 12% का, 12% का बीसीडी का रेट है। एसडब्ल्यूएस हमें यहां पर नहीं बताया हुआ, और ना ही आईजीएसटी रेट दिया हुआ है। तो सिर्फ हमारे पास में तीन इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है आपकी एसेसेबल वैल्यू जो कि हमें फॉरेन करेंसी में दी हुई है, और अमाउंट जो हमें दिया हुआ है वो है आपका 30,000 रुपीज, $30,000। ओके, यू हैव गॉट कन्वर्शन रेट। जो कन्वर्शन रेट है आपको दिया हुआ हमारे पास वो है 75 का। इसका मतलब $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये इसका मीनिंग है। और फाइनली आपके पास में बीसीडी है, वो है आपकी 12% से। तो ये डाटा
पॉइंट नंबर बी में आपके पास आया हुआ है। अब इससे हमें वर्कआउट करना है दोनों चीजें, कस्टम ड्यूटी पेबल और साथ में वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। क्या करना है, सबसे पहले आप एसेसेबल वैल्यू लेंगे। यहां डायरेक्टली हमारे पास रुपीज में थी, ली थी आपने। यहां पर अब सबसे पहले जो फॉरेन करेंसी में आपकी वैल्यू है वो हम ले रहे हैं, विच इज $30,000। ये आपका यहां पर सॉल्यूशन है। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है बीसीडी को ऐड करना। ऐड करेंगे हम बीसीडी। क्या रेट दिया है, 12% का रेट है, एट 12%। किस पे लगाना है, इस पे लगाना है। आई एम सॉरी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। जब तक अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक हम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले ये फॉरेन करेंसी की वैल्यू दे रखी है, इसलिए सबसे पहले कन्वर्शन रेट लो। कन्वर्शन रेट इज $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। दिस इज अवर कन्वर्शन रेट। इसलिए हमारी एसेसेबल वैल्यू रुपीज के टर्म्स में जो आएगी वो कितनी आएगी, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 75। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 75, ये जरा आप कैलकुलेट करें। जब कैलकुलेट इसको करेंगे, दिस वुड बी ये हमारे पास आई 22,50,000, 22,50,000 की हमारी एसेसेबल वैल्यू इन रूपी टर्म्स आ गई है। अब क्या करना है आपको, अब वही आगे बीसीडी वो सब लगाना शुरू करना है। ऐड करेंगे बीसीडी एट द रेट ऑफ 12%। अब जरा 12% का रेट देखिए, 12% अप्लाई करो इस पे, यू वुड गेट द अमाउंट। $22,50,000 multiplied by 12%. So this comes to 2,70,000, 2,70,000 की आपकी बीसीडी आ गई। ओके, अब सवाल देखिए, ध्यान से देखना, हमें एसडब्ल्यूएस नहीं दिया हुआ। ओके, लेकिन आप याद रखेंगे इस बात को कि इवन दो क्वेश्चन में एसडब्ल्यूएस नहीं दिया हुआ है, फिर भी एसडब्ल्यूएस आपको लगाना ही है। एसडब्ल्यूएस बेसिक कस्टम ड्यूटी का एक कनेक्टेड पार्ट है, उससे रिलेटेड है। अगर बीसीडी लग रही है तो ऐसे केस में एसडब्ल्यूएस भी लगेगा, चाहे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो या आपको ना दिया हुआ। गॉट इट? किस रेट से लगेगा, रेट आपको पता ही है, 10% रेट है, और गोल्ड सिल्वर वाली अगर बात हो तो 3% का रेट है। यहां पर अब आप ऐड करेंगे एसडब्ल्यूएस को एट 10%। ठीक है, बेशक बीसीडी का रेट 12% है पर एसडब्ल्यूएस का रेट 10% है। ओके, पिछले क्वेश्चन में बीसीडी भी 10 थी, एसडब्ल्यूएस भी 10 था। तो कई बार बच्चे ये इंप्रेशन ले जाते हैं कि सर जो बीसीडी का रेट वही एसडब्ल्यूएस का रेट। नो, नथिंग लाइक दैट। आपको पहले सेशन में ही बड़ा क्लियर बताया कि एसडब्ल्यूएस का हमारे पास फिक्स्ड रेट है और वो है 10% का। ओके, गोल्ड सिल्वर के केस में 3% का। तो ये आपने एसडब्ल्यूएस लिया 10%, किसका, इस वाली वैल्यू का लेना है, तो ये आया 27,000। गॉट इट? अब पहले सबको ऐड करके वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, और उसके बाद ड्यूटी पेएबल निकाल लेंगे। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, 0 0 0, 25,47,000। ये तो आ गई आपकी वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। कितनी आई आपकी, 25,000 और 47,000। ड्यूटी पेबल निकालना है तो ऑब्वियसली इन दोनों को आपने ऐड करना है, यहां पर ऐड कर लो फॉर ड्यूटी पेबल। दिस वुड बी दिस प्लस दिस, 2,97,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट नंबर सी, सी में वेरिएशन क्या है,
सी में अब जो हमारे पास वेरिएशन है वो ये है कि हमें एसेसेबल वैल्यू फॉरेन करेंसी में दी हुई है, कन्वर्शन रेट सेम 75 का दिया हुआ है, बीसीडी का रेट भी सेम 12% दिया हुआ है, और आगे हमें आईजीएसटी भी दिया हुआ है। तो आईजीएसटी इसमें और हमारा इंक्लूड हो गया। आईजीएसटी आने के बाद में अब हमारी कैलकुलेशन कैसे होनी है ये हम अब चेक करेंगे। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में ये किया हुआ है बाय वे ऑफ एन इलस्ट्रेशन। अब यहां पर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। 30,000 का हमारा एसेसेबल वैल्यू है डॉलर्स में। सी एवरीथिंग जो बी में है वही सारा का सारा सी में है ना, सिर्फ आईजीएसटी अलग है। सी में जो एडिशनल पॉइंट है वो है आईजीएसटी, और आईजीएसटी का रेट हमें क्या दे रखा है, द आईजीएसटी रेट गिवन इज 12%, 12% का ये रेट भी है। बाकी सब इंफॉर्मेशन ये जो यहां पर थी ये एज इट इज है। इसका अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेसेबल वैल्यू फॉरेन करेंसी टर्म्स में अगेन $30,000, ये तो सेम ही रहेगा, कन्वर्शन रेट आपका 75 का है, और इसलिए आपकी एसेसेबल वैल्यू रूपी टर्म्स में ये आ गई आपकी, जो यहां पर निकली थी 22,50,000 की। अब आपने यहां पर बीसीडी लगानी है, 12% की है, ऑलरेडी वर्कड आउट है 270। बीसीडी के बाद एसडब्ल्यूएस दिया हुआ नहीं है लेकिन लगेगा, आपको पता ही है 10% से लगेगा, सो दिस वुड बी 27,000। और अब आपने आईजीएसटी को लगाना है। आईजीएसटी लगाने से पहले एक सब टोटल यहां पर ले लिया जाए। ठीक है, सब टोटल में क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है। इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं हमारे पास अमाउंट आया 25,47,000। ओके, अब यहां पर लगाओ ऐड आईजीएसटी, रेट है आपका 12% का। 12% किस पे लगाना है, इस अमाउंट पे लगाना है, और यही पर्पस था यहां पे इस टोटल को कर लेने का कि आईजीएसटी आपने यहां इस अमाउंट पर लगाना है। ओके, आईजीएसटी 12% ऑन दिस, $25,47,000 into 12%. So this comes to 305,640. 305,640 ये आपके पास आईजीएसटी का अमाउंट आ गया। ठीक है, आप भी अपने आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, कैलकुलेशन हमेशा साथ साथ अपनी अपनी करो। ओके, तो आपके पास में आईजीएसटी का अमाउंट आया 305,640। अब क्या करना है, अब तो बस सिर्फ ये देखना है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या और ड्यूटी पेएबल टोटल कितना हुआ। वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स 046, ये आ गया हमारे पास 28,52,640, और ड्यूटी पेएबल दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, ये तो ऑलरेडी हमने वर्कआउट किया, 297 है। 297,000 this one plus 305,640, so this comes to 602,640, 602,640, ये हमारे पास ड्यूटी पेएबल का अमाउंट आ गया। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। ऑल द 3 पॉइंट्स ए, बी और सी ये हमने यहां पर कर लिए। तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और होपफुली क्लियर होंगी। ठीक है, ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। आगे हर एक क्वेश्चन के साथ में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, नई चीज उसमें इंक्लूड होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी कीप द बुक हियर।
Yes. So, question number second. It says Mr. R. बंद हो गई. Yes, Mr. R, a trader, imported certain goods for trading purposes. Okay, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी अब साथ साथ स्टडी नोट से पढ़ लो. The assessable value is $10,000. Calculate assessable value and custom duty in Indian rupees if the exchange rate and rate of duty are as follows. Date of filing of bill of entry 28 फरवरी हमें दी हुई है. एक्सचेंज रेट लिखा है $71 का, इसका मतलब $1 71 रुपीज के बराबर का है. बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें दी 10% की. उसके बाद लिखा डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू दी वेसल. डेट कौन सी है? ये है 3rd ऑफ मार्च. पहली डेट थी आपकी 28 फरवरी, ये बिल ऑफ एंट्री की डेट थी, और दूसरी डेट है 3rd मार्च, ये डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड की डेट है. $72 का हमें रेट दिया एक्सचेंज रेट, और बेसिक कस्टम ड्यूटी यहां पर 12% की दी हुई है. ठीक है, आगे लिखा है टेक आईजीएसटी एट 18%. आईजीएसटी भी दिया 18% से. अब आपको वर्कआउट करना है क्या क्या? एसेसेबल वैल्यू एंड ड्यूटी पेएबल. और हम हमेशा की तरह एसेसेबल वैल्यू भी वर्कआउट करेंगे, ड्यूटी पेएबल भी, और वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स भी. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए. जब हमारे पास में बिल ऑफ एंट्री की डेट और साथ में डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको सबसे पहले तो यह डिसाइड करना है कि इन दोनों डेट्स में से हमारे लिए रेलेवेंट डेट कौन सी है. यह चेक करने के लिए कि रेलेवेंट डेट कौन सी है, आपको टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए. आपको पता है कि टैक्सेबल इवेंट जिस डेट पर होगा, उस डेट का कस्टम ड्यूटी रेट आपके इंपोर्ट्स पर एप्लीकेबल होगा. ओके, तो हमारा पहला स्टेप यहां पर यह है कि हम ये चेक करेंगे कि यहां टैक्सेबल इवेंट कौन सी डेट में हुआ. इसके लिए टैक्सेबल इवेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए. टैक्सेबल इवेंट इंपोर्टेशन के केस में इट इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, और द डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, जो बाद में हुई हो. अब दोनों डेट्स में हमें बाद वाली डेट कौन सी है? वो है 3rd मार्च. इसका मतलब हमारा टैक्सेबल इवेंट इज ऑन 3rd ऑफ मार्च. इसका मतलब हमें जो ड्यूटी रेट लेना है वो 3rd ऑफ मार्च का लेना है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. टैक्सेबल इवेंट हमारा अकर हो रहा है 3rd ऑफ मार्च को. ओके, सो दैट मीन्स जो हमारा कस्टम ड्यूटी का रेट एप्लीकेबल होगा, बीसीडी का जो रेट एप्लीकेबल होगा, वो होगा रेट ऑफ 3rd मार्च. ओके, रेट एज ऑन 3rd मार्च, वो हमारे लिए रेलेवेंट डेट है, रेलेवेंट रेट है. ओके, अब दूसरी बात यहां पर आती है फॉरेन करेंसी के कन्वर्शन की. ठीक है, तो बिल्कुल अपने पास नोट करो इस बात को इमीडिएटली कि जब भी हमें फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना हो, तो हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये कन्वर्शन रेट हमें सीबीआईसी ने दिया हुआ हो. किसी भी और एजेंसी का दिया हुआ कन्वर्शन रेट हमने अप्लाई नहीं करना है. इस क्वेश्चन में तो दिया ही सीबीआईसी का है, लेकिन और क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें सीबीआईसी के अलावा और भी एजेंसीज का कन्वर्शन रेट दिया हुआ होगा. तो आपने आज से ये बात याद रख लेनी है कि सीबीआईसी के अलावा किसी भी और एजेंसी का कन्वर्शन रेट हमने नहीं लेना. सबसे ज्यादा ये देखा है कि सीबीआईसी के अलावा आरबीआई का रेट देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट. ठीक है, और आम पब्लिक को, आप सब बच्चों को भी ये बात पता होती है कि आरबीआई जो है ये कन्वर्शन के कामों को कर रहा होता है. ठीक है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जिनको पूरा आइडिया नहीं होता, वो सीबीआईसी छोड़ के और आरबीआई का रेट उठा लेते हैं.
आपने कभी नहीं लेना आरबीआई का कन्वर्शन रेट, कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, आपने इसको ऐसे याद रखना है कि कन्वर्शन रेट हमेशा सीबीआईसी का लेना है और कन्वर्शन रेट आरबीआई का कभी नहीं लेना है। बिल्कुल ऐसे दिमाग में बिठाओ कि आरबीआई का बिल्कुल नहीं लेना। ओके, बिकॉज आरबीआई का ऐसा इंप्रेशन होता है हमारे दिमाग के ऊपर में कि जहां थोड़े दिन का गैप हुआ और हम ये बात भूल गए कि ये सीबीआईसी वाला लेना था, तो ऑटोमेटिकली दिमाग जो है आरबीआई की तरफ में चला जाता है। ओके, वो नहीं करना है। सीबीआईसी का रेट हमें कन्वर्शन रेट लेना है। ये कन्वर्शन रेट के बारे में पहली बात। कन्वर्शन रेट के बारे में दूसरी बात ये है कि ये रेट आप लोगे किस डेट का, जिस डेट पर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल की। ओके, टैक्सेबल इवेंट क्या है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, इन डेट्स का कंपैरिजन है। जो बाद में हो वो टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट की डेट पर जो कस्टम ड्यूटी के रेट होंगे वो अप्लाई होंगे, जैसे यहां लिख दिया। लेकिन कन्वर्शन का रेट वो हमेशा और हमेशा जो आपकी बिल ऑफ एंट्री को फाइल करने की डेट है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन को फाइल करने की डेट है, उस डेट पे जो कन्वर्शन का रेट है सीबीआईसी का, वो हमें लेना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे लिए कन्वर्शन रेट एप्लीकेबल है, दो रेट हो गए ना, एक 71 72, इनमें से जो हमारे लिए एप्लीकेबल है वो है बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का की डेट का रेट, और वो है 71 रुपीज का। कन्वर्शन रेट जो हमारे लिए एप्लीकेबल रहेगा वो रहेगा $1 इज इक्वल टू 71 रुपीज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ही है जो दोनों अभी आपके सामने लिख दी। पहली बात ये लिख दी कि कौन सा कस्टम ड्यूटी रेट एप्लीकेबल है, वो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल इवेंट निकालो। कौन सा कन्वर्शन रेट एप्लीकेबल है वो हमेशा कैसे निकालेंगे, एक तो याद रखो सीबीआईसी का ही लेना है, और दूसरा उस डेट का कन्वर्शन रेट आपने लेना है जिस डेट पर आपने अपनी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल की है। गॉट इट? तो अब जब ये चीज क्लियर हो गई तो अब बचा ही क्या, आप तो सिंपल प्लेन कैलकुलेशंस हैं। सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू लेंगे। एसेसेबल वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो दी हुई है एसेसेबल वैल्यू $10,000 की। तो ये है $10,000। कन्वर्शन रेट 70 का है, ये डॉलर टर्म्स में है। कन्वर्शन रेट आपका 71, तो इसका मतलब हमारी एसेसेबल वैल्यू रुपीज टर्म्स में 71 इंटू 10,000, सो दिस वुड बी 7,10,000। ओके, अब बिल्कुल सेम सीक्वेंस में आओ। सबसे पहले बीसीडी, उसके बाद में अपना सोशल वेलफेयर सरचार्ज, चाहे दिया हो ना दिया हो हमेशा लगाना है। ओके, क्या यहां पर दिया हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें लगाना होगा। हमारे पास कस्टम ड्यूटी दी हुई है, वो हमने रेट वर्कआउट कर लिया। कस्टम ड्यूटी का रेट हमारा कौन सा होगा, रेट ऑफ 3rd मार्च। 3rd मार्च का रेट है हमारे पास में कितना, 12% का। सो दिस इज 12%। यू आर एबल टू सी दैट? यस, 12%। लगाओ BCD एट 12%, 12%, 7,10,000 का वर्कआउट करें। $7,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12%, 85,200, 85,200। ओके, SWS लगा दो 10%, ये तो क्लियर ये निकालना 8520। ओके, अब क्या करना है, इसको टोटल ले लो पहले। टोटल इज 803720। अब आएंगे अपने IGST पे। IGST हम लगा रहे हैं, क्या रेट दिया हुआ है बुक में, जो बुक में हमारे पास रेट है IGST का 18% का रेट है, 18%।
AGST 18%, 18% on 803720. 803720 into 18%. So this comes to 144670. 144670. ओके, ये आपके पास IGST का अमाउंट आ गया। अब क्या करना है, अब वही सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू आपको निकालनी थी, वो आपका आंसर ये आ गया। एसेसेबल वैल्यू इन रुपीज इज दिस। ओके, दूसरा आपको निकालना था कस्टम ड्यूटी पेबल और वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। हम वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स भी निकालेंगे और उसके बाद कस्टम ड्यूटी पेबल। वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हमारी क्या हो गई, दिस प्लस दिस। $948,390, दिस इज वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। और जो हमारी ड्यूटी पेबल यहां रही, ड्यूटी पेबल दिस प्लस दिस प्लस दिस। $85,200 प्लस 8520 प्लस 144670. So this comes to 238390. 238390. ठीक है, अगर आप देखें कि वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स माइनस ड्यूटी पेबल, वो आपका सीधा एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एसेसेबल वैल्यू और ड्यूटी ये दोनों मिला के तो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बनती है। ठीक है, सो ये क्रॉस चेक भी आपका हो जाता है और आपको अंडरस्टैंडिंग भी रहनी चाहिए। वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स and this is duty payable, right? That was question number 2. अब चलेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मैं ले रहा हूं यहां पर, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, let me read it first. A car rental company imported an Audi car for the purpose of providing output services by way of renting it to its clients. The assessable value of the car, the cost of the car is 40 lakhs. The rate of BCD and IGST is 10% and 28% respectively. Compensation cess is 20%. Compute duty payable and total cost of the car to the company, that means value of imported goods. तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या नया दिख रहा है? एसएससी ने एक ऑडी कार परचेज की है, विच सीम्स टू बी अ हाई एंड कार, अ लग्जरी प्रोडक्ट। जब भी आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे तो ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी आपको पे करना होगा। ठीक है, और जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। तो यहां बाकी चीजों के साथ में कंपनसेशन सेस भी इंक्लूड हुआ है। अब हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, क्या क्या रेट दे रखा है हमें? सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना है हमें निकालना है ड्यूटी पेएबल। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। एसेसेबल वैल्यू हमें कार की जो दे रखी है वो दे रखी है 40 लैक्स की। तो आपकी इंडियन रूपी टर्म्स में ही आपके पास एसेसेबल वैल्यू अवेलेबल है। तो ये हमने लिख ली सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू 40 लैक्स। अब ये रुपीज में है। ओके, एसेसेबल वैल्यू लिखने के बाद आपको पता है कि इमीडिएटली आप
इसके ऊपर बीसीडी लगाएंगे। बीसीडी का रेट आपको यहां पर दिया है 10% का, 28% आपका रेट बना आईजीएसटी का, 10% रेट आपका दिया है बीसीडी का। तो निकाल लेते हैं बीसीडी। बीसीडी 10% से, ये 40 लाख है तो 4 लाख आपकी 10% से बीसीडी हो गई। एसडब्ल्यूएस दिया हो या ना दिया हो, आपने लगाना ही लगाना है। ये आ गया 40,000 का। ठीक है, अब इसको टोटल कर लो, 44,40,000 ये आपका सब टोटल आ गया। ओके, अब आपने इसके ऊपर आईजीएसटी लगाना है। ये लगा हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी 28% का रेट दिया हुआ है, 28% का। तो जरा वर्कआउट करें 28%। दिस इज 44,40,000 multiplied by 28%. So the amount is 12,43,200. This is 12,43,200. ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर कि कंपनसेशन सेस भी दिया हुआ है, वो भी हमें लगाना है। अब वो कैसे लगाना है आपको बताया हुआ है। यहां पर आईजीएसटी के बाद में अब आप लगाएंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन सेस का हमें रेट क्या मिला हुआ है, वो दिया है 20% का। दिस वुड बी एट 20%। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ दिस बैलेंस। ओके, ये जो आपने अभी टोटल वर्कआउट किया था, आईजीएसटी भी इसके ऊपर लगना है और ये जो जीएसटी का सेस है ये भी इसी वैल्यू के ऊपर लगना है। ओके, अब जब इसी वैल्यू पे लगना है 20% ऑफ दिस, वर्कआउट कर लेंगे। 20% तो बिना कैलकुलेटर की भी हो जाएगा। 20% ऑफ दिस वुड बी 888,000। ओके, 10% would be 444,000. So 20% would be 888,000. ये आपका आ गया जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, भूलना नहीं, जीएसटी कंपनसेशन सेस को उसी अमाउंट के ऊपर वर्कआउट करना है जिस अमाउंट के ऊपर आपने आईजीएसटी को वर्कआउट किया हुआ है। ओके, अब ये लगने के बाद में फिर वही काम, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कितनी बन गई, दिस प्लस दिस प्लस दिस। सिक्स 65,71,200। 65 लैक्स ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ रही है। 65,71,200 की वैल्यू आ गई। ओके, अब ड्यूटी पेबल निकालना है, तो ड्यूटी पेबल के लिए जो हमारी ड्यूटीज हैं इन सबको आपने ऐड कर देना है, वो आपकी ड्यूटी पेएबल का अमाउंट होगा। कितना अमाउंट बनता है ड्यूटी पेबल का, ऐड करेंगे, ये है 4,40,000। $440 प्लस 12,43,200 प्लस 888,000. This is 25,71,200. So duty payable 25,71 और 200। ठीक है, आपका ड्यूटी पेबल का अमाउंट 25,71,200 आया। एसेसेबल वैल्यू 40 लैक्स है। ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो 65,71,200 ये आपके पास में आ गई। ओके, इसी को हम अगर अपने इंपोर्टर की नजर से देखें, कस्टम की नजर से हम इसको वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कह रहे हैं। जब हम अपने इंपोर्टर की नजर से देखेंगे तो वो इसकी कॉस्ट है, तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ द कार इज दिस मच, 65,71,200। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कार।
गॉट इट? जो मैं बोर्ड पर आपको करवा रहा हूं, आपके सामने मैं सारी कैलकुलेशंस जो है फ्रेश कर रहा हूं। इन केस कोई डेविएशन अगर नोट्स की और यहां बोर्ड की आ रही हो, तो हमेशा जो बोर्ड पर मैंने कर दिया वो फाइनल है। ओके, देयर कुड बी अ कैलकुलेशन मिस्टेक और मे बी अ मिस प्रिंटिंग। ठीक है, तो जो बोर्ड पे आपके सामने कर दिया दैट इज द फाइनल। इसीलिए बार बार हर बार जो है इसको टैली कर रहे हैं, फ्रेश वर्कआउट कर रहे हैं। नाउ दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब मैं आऊंगा किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां तक 4 हो गया, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये सेफ गार्ड ड्यूटी के ऊपर है, सेफ गार्ड ड्यूटी पर। और सेफ गार्ड ड्यूटी का प्रोविजन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, तो अब जरा इसको चेक करेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी के क्वेश्चन को। इसमें 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ओके, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी करके दिए हैं। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन जिस तरह से बने हुए हैं, हर एक पॉइंट में आपके पास एक नई चीज, एक अलग चीज आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूरी तरीके से सेफ गार्ड ड्यूटी में जो भी प्रोविजन है, पूरा का पूरा जो भी उसमें पॉइंट्स हैं, उन सबको पॉइंट वाइज कवर करेगा। क्लियर है बात? तो आपको प्रोविजन पता भी होना चाहिए और ये क्वेश्चन करके आपको उसकी क्लैरिटी और ज्यादा भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, राजेश लिमिटेड इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, a developing country. Bangladesh is a developing country. From 26th January to 25th January, that means almost एक साल का आपको ये टाइम पीरियड दिया है, बोथ डेज इंक्लूसिव करके लिखा है। 26 जनवरी से 25 जनवरी पूरा एक साल का टाइम पीरियड है। ऑफ ₹50 करोड़ राजेश लिमिटेड ने बांग्लादेश से कुछ गुड्स इंपोर्ट की हैं। पूरे एक साल का टाइम पीरियड है जिसमें उसने 50 करोड़ की गुड्स इंपोर्ट की हुई हैं। टोटल इंपोर्ट्स ऑफ दीज गुड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज इज 2500 करोड़। इंडिया का, पूरे इंडिया का इन गुड्स का जो एक साल का टोटल इंपोर्ट है वो है 2500 करोड़ का, जिसमें से 50 करोड़ का इंपोर्ट आपके राजेश लिमिटेड ने किया हुआ है। गॉट इट? आगे सुनिए। डिटरमिन द सेफ गार्ड ड्यूटी पेएबल बाय राजेश लिमिटेड अंडर सेक्शन 8B of the Customs Tariff Act 1975 if the rate of the safeguard duty is 30%। देखो क्वेश्चन ने रेट आपको अपने आप दे दिया, 30% का सेफगार्ड ड्यूटी का रेट है। कहा है कि क्या सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी, क्या राजेश लिमिटेड को कोई सेफगार्ड ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अगर ड्यूटी रेट इतना है और आउट ऑफ टोटल 2500 करोड़ ऑफ इंपोर्ट ऑफ दिस आर्टिकल दे हैव इंपोर्टेड 50 करोड़ वर्थ ऑफ दीज गुड्स। ओके, तो क्या करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको अगर प्रोविजन याद हो, एक बात अच्छी तरह सुन लो, और डीटी में भी जिन्होंने डीटी मेरे से पढ़ा हुआ होगा उनको अच्छी तरह पता है कि क्वेश्चन करने के पीछे पर्पस सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन के पीछे पर्पस प्रोविजन को और क्लैरिटी के साथ में पकड़ना होता है। इसलिए क्वेश्चन पे इतनी सारी बात जो है वो मैं यहां पर करता हूं क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, आइडिया ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसका सॉल्यूशन तो अब आपको आता है। आइडिया ये है कि इस जैसे अब जितने भी सवाल आगे आए along with certain variations वो आप आसानी से कर सकें। तो यहां पर सबसे पहले अपने प्रोविजन को याद करो
उसमें लिखा था कि अगर डेवलपिंग कंट्री से आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो विच आर सब्जेक्ट टू सेफगार्ड ड्यूटी, तो जब तक डेवलपिंग कंट्री से होने वाला इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट के 3% को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम डेवलपिंग कंट्री के इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, याद है ना आपको? तो अब चेक करो कि राजेश लिमिटेड का इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट का 3% से ऊपर है कि नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर ए। मैं राजेश लिमिटेड को आर लिमिटेड लिख रहा हूं। आर लिमिटेड का इंपोर्ट है 50 करोड़ का, टोटल इंपोर्ट वो है 2500 करोड़ का। इसका मतलब आर लिमिटेड शेयर ऑन टोटल इंपोर्ट कितना हुआ? 50 डिवाइड बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो दिस कम्स टू 20%। 5 yes, नॉट 20%, जस्ट 2%, बिकॉज ये 0 यहां से गया, ये 50 हुआ और यहां पर 2 आया, और इसलिए दिस बिकम्स 2%। ओके, बांग्लादेश से आपने जो पूरा इंपोर्ट किया वो टोटल इंपोर्ट का अभी सिर्फ 2% है। सिंस इट इज लेस देन 3%, नो सेफगार्ड ड्यूटी इज पेबल ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, द इंपोर्ट्स विच हैव बीन डन बाय आर लिमिटेड। no safeguard duty to be paid because बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री से पूरे साल में जो इंपोर्ट हुआ, जो आपकी इस कंपनी ने किया, वो अभी टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 2% है, 3% से क्योंकि कम है। आपने आंसर में ऐसे लिखना है, सिंस द इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश बाय आर लिमिटेड इज लेस देन 2% ऑफ द इज लेस देन 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ दिस आर्टिकल इन इंडिया, that is why no safeguard duty should be imposed on the import of R limited. Okay, पॉइंट नंबर 2 पर आएंगे। पॉइंट नंबर बी, ये 4 पॉइंट आपको सेफगार्ड के ऊपर सारे पॉइंट्स पूरे प्रॉपर क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि ऑल अदर फैक्ट्स गिवन इन ए रिमेन्स द सेम। व्हाट विल बी द आंसर इफ द इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश इज ₹100 करोड़? सारी बातें वही रहे जो ए में है, लेकिन अगर आर लिमिटेड का इंपोर्ट बांग्लादेश से 50 के बदले 100 करोड़ हो गया, तब ऐसे केस में क्या होगा? इन केस द इंपोर्ट इज नाउ 100 करोड़, दैट मीन्स अब 100 करोड़ डिवाइड बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100, अब ये कितना बना? ये बन गया आपका 4%, दैट मीन्स 3% को क्रॉस कर दिया। और इसलिए अगर बांग्लादेश से ये इंपोर्ट हमारे टोटल इंपोर्ट के 4% है, मतलब 3% से ऊपर का है, तो ऐसे केस में यस, इस इंपोर्ट के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। तो अब यहां पर एसजी सेफगार्ड ड्यूटी हमें वर्कआउट करनी पड़ेगी। कितनी बनी सेफगार्ड ड्यूटी? रेट आपको दिया हुआ है 30% का। 100 करोड़ इस कंपनी ने इंपोर्ट किया है, तो 100 के ऊपर 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 30%, so this comes to 30 crore is the amount of safeguard duty. 30 करोड़ की सेफगार्ड ड्यूटी अब इस कंपनी को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे साल में बांग्लादेश से होने वाला इंपोर्ट 100 करोड़ का अब पॉइंट नंबर बी में हमने लिया है। गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी कह रहा है ऑल अदर फैक्ट्स गिवन इन ए रिमेन्स सेम। व्हाट वुड बी द आंसर विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन? कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सी लिमिटेड, एम लिमिटेड एंड ए लिमिटेड, सी लिमिटेड, एम लिमिटेड, ए लिमिटेड also imported the same goods from Sri Lanka, Indonesia and Malaysia. कितना कितना? 70 करोड़, 65 करोड़ एंड 60 करोड़। अब पूरी सिचुएशन ध्यान से देखो। अभी तक पूरे साल में इस कंपनी ने बांग्लादेश से ये इंपोर्ट किया था। अब कह रहे हैं कि और भी कंपनियां हैं, 3 कंपनी और दे दी। इन 3 कंपनियों ने भी अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज से इसको इंपोर्ट कर रखा है।
कितना कितना इंपोर्ट किया वो हमारे पास में है। अब हमें चेक करना है कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ऐसे में आपको सेफ गार्ड ड्यूटी का मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, पॉइंट नंबर 3 अब आपको आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर इंपोर्टेड गुड्स एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से आ रही हों और इंडिविजुअली सबसे आने वाली गुड्स के टोटल इंपोर्ट के 3% से कम हो, तो ऐसे केस में अगर इन सारे डेवलपिंग कंट्रीज से आने वाली गुड्स टोटल गुड्स के 9% को क्रॉस कर जाए तो सभी डेवलपिंग कंट्रीज से आने वाली गुड्स के ऊपर हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे कि इन सबको मिला के सी लिमिटेड, एम लिमिटेड, ए लिमिटेड और कितना कितना इन्होंने इंपोर्ट किया है, क्या ये 9% से क्रॉस कर रहा है, चेक करेंगे। अब दिस इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में सबसे पहले ध्यान से देखना, देखिए आर लिमिटेड उसने तो पॉइंट नंबर ए के हिसाब से 50 करोड़ इंपोर्ट किया हुआ है। सेकंड है आपके पास में सी लिमिटेड, फिर एम लिमिटेड और फिर ए लिमिटेड। सी लिमिटेड का जो इंपोर्ट है वो हमें बताया 70, 65 और 60। 70, 65 और 60 ये 4 हमारे पास में इंपोर्ट हो गए डेवलपिंग कंट्री से। अब देखते हैं टोटल कितना है ये। जब इनको सबको हम टोटल करेंगे ये बना 245 करोड़। ओके, अब चेक करो कि क्या ये 245 करोड़ हमारे जो टोटल हमारा इंपोर्ट है 2500 करोड़ का, उसका कितने परसेंटेज ये हमारा बना। ओके, अगर ये 9% से ऊपर हो गया, ऐसे केस में सबके ऊपर ड्यूटी लगेगी, फिर ड्यूटी लगेगी। और अगर ये 9% से कम रहा तो फिर किसी के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं आएगी। 245 डिवाइड बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस वुड बी 49/5। 49/5 कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग, 9.8। ओके, 9.8। 9.8 मीन्स द लिमिट ऑफ 9% इज क्रॉस्ड, और इसलिए अब इन सब के ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी। कैसे लगेगी ये देखना, ये 9.8% हो गया विच इज मोर देन 9%, इसलिए अब ड्यूटी सबके ऊपर कितनी कितनी ड्यूटी आएगी। आर के ऊपर जो ड्यूटी आएगी 50 करोड़ की इनकी इंपोर्ट है, 30% का ड्यूटी का रेट है, तो इनको 15 करोड़ की ड्यूटी पे करनी होगी। सी के केस में 70 इंटू 30%, इसको 21 करोड़ पे करनी होगी। एम के केस में 65 इंटू 30%, कितना बनाइए 19.5 करोड़ ड्यूटी इसको पे करनी है। और ए लिमिटेड को पे करनी है 60 करोड़ पे 30%, मतलब 18 करोड़ की ड्यूटी इसको पे करनी है। तो ये आपका आंसर आ गया पॉइंट नंबर सी का। ओके, एक लास्ट पॉइंट हमारे पास और है, और वो है पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी को और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी, ऑल अदर फैक्ट्स गिवन इन ए एंड सी। ए और सी में जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं वो तो सेम रहे। व्हाट वुड बी द आंसर इफ इंपोर्ट ऑफ राजेश लिमिटेड इज 100 करोड़। तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दी, बोला ए और सी के तो जो फैक्ट्स है वो तो सेम रख लो,
ठीक है, बाकी फैक्ट सेम रख लो, ऑल अदर फैक्ट्स रिमेन्स द सेम। ए के बाकी सारे फैक्ट सेम रख लो, सिर्फ ये कर दो कि 50 करोड़ के बदले आर लिमिटेड ने 100 करोड़ का इंपोर्ट किया। तो अब सिचुएशन क्या हो गई पॉइंट नंबर डी में, आर लिमिटेड का इंपोर्ट है हमारा 100 करोड़ का, सीएमए का सेम है, सीएमए सी का 70, एम का 65 और ए का 60 करोड़ करोड़ करोड़। अब देखें टोटल कितना बनता है, ये बन रहा है आपका, टोटल करने से पहले अब आपको एक बात ध्यान देनी है, 9% वाला पॉइंट नंबर 3 है, वो आपको तब देखना है जब इनमें से कोई भी पॉइंट नंबर 2 में कवर नहीं हो रहा हो। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर डेवलपिंग कंट्री से आने वाला माल टोटल इंपोर्ट के 3% से ऊपर हो। तो क्या यहां पर कोई ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हो और उस डेवलपिंग कंट्री से आने वाला माल टोटल इंपोर्ट के 3% से ऊपर हो गया हो? आंसर यस। बांग्लादेश, आर लिमिटेड ने बांग्लादेश से लिया है, बांग्लादेश से 100 करोड़ का माल आ चुका, इंपोर्ट हो चुका, 2500 करोड़ टोटल था, तो इसका मतलब ये जो है अकेला 3% से ऊपर का है। हमने निकाला था ना कि ये 4% है, ये निकाला हुआ है कि ये 4% है, तो इसका मतलब इस वाले केस में बांग्लादेश से होने वाला इंपोर्ट ये 4% है, 3% से ऊपर है। इसका मतलब इसको हमें इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा। ओके, जब हम इसको इंडिविजुअली डील करेंगे तो सेफगार्ड ड्यूटी बाई आर लिमिटेड 100 करोड़ के ऊपर 30%, 30 करोड़ तो इसको आर लिमिटेड को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी क्योंकि इसका बांग्लादेश से इंपोर्ट 3% से ऊपर हो चुका। अब बचे ये हमारे बाकी डेवलपिंग कंट्रीज, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जिनका इंडिविजुअली 3% से कम का शेयर है इस इंपोर्ट में, ठीक है, उन सबको कलेक्टिवली हमें चेक करना है। जब हम इन सबको कलेक्टिवली चेक करेंगे, 70% शेयर का 70 करोड़ का मतलब क्या हुआ, या टोटल करके निकाल लेते हैं, इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे ये बना आपका 195, 195 को चेक करो 2500 से कितना परसेंटेज ये बना, 39/5, so that would be 7.8%। 7.8% मीन्स कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज से जिनका 3% से कम इंपोर्ट हो रहा है उन सबको इकट्ठा भी करके देख रहे हैं तो 9% से अभी कम है। 9% से अगर अभी कम है तब हम इनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकते। सो हमारा फाइनल आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि पॉइंट नंबर डी के केस में सिर्फ आर लिमिटेड को, राजेश लिमिटेड को ही ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 30 करोड़ की। बाकी अभी सी लिमिटेड, एम लिमिटेड, ए लिमिटेड, इन्होंने जो अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज से माल इंपोर्ट किया है उनके ऊपर अभी कोई सेफगार्ड ड्यूटी नहीं आएगी। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ले लिया। अब इसके बाद मैं लूंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। X Limited imported certain goods from a country covered by a notification issued under 9A. 9A is anti-dumping duty. As per the notification, the anti-dumping duty will be equal to the difference between the cost of commodity calculated at US $85 per kg and the landed value of the commodity as imported. देखिए, मैंने आपको एंटी डंपिंग समझाते हुए बताया था कि किस तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालनी है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ होगा।
नोटिफिकेशन का रेफरेंस होगा कि गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये कह रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इस तरीके से निकालो, तो तरीका दे दिया दैट इट इज टू बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट $85 per kg एंड द लैंडेड वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट। इनका जो डिफरेंस होगा वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हमें लगानी होगी। पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। FOB वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज $20,000। FOB वर्ड अभी आपके लिए ये नया वर्ड है। FOB वर्ड जो है यहां इस क्वेश्चन में मुझे नहीं भी रखना चाहिए था। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम FOB और CIF इन दो टर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि FOB जो है वो है फ्री ऑन बोर्ड। ओके, आप अभी इस पर मत जाओ, सिंपल ये मान के चलो कि ये जो हमें दिया है ये हमें बताया है कि ये वो वैल्यू है कंसाइनमेंट की जो कि जहां से जो इंपोर्ट जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्टर माल को अपने कंट्री के पोर्ट तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो हमें कहा कि कंसाइनमेंट की वैल्यू है $20,000, फ्रेट है इसमें $4,000 का, इंश्योरेंस है इसमें $1,000 की, क्वांटिटी जो इंपोर्ट कर ली वो है 500 kgs, एक्सचेंज रेट है $72 का, BCD 12, IGST 12% और SWS एज एप्लीकेबल। कंप्यूट द टोटल कॉस्ट एंड ड्यूटी लायबिलिटी इंक्लूडिंग द एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो बाकी सारी ड्यूटी भी निकालनी है और एंटी डंपिंग भी निकालनी है। ओके, अब एक बात मैंने आपको बताई हुई है, बड़ा खास हाईलाइट करके बताया था कि अगर क्वेश्चन में एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी भी हो और आपको बाकी ड्यूटीज भी निकालनी हो तो याद रखना कि IGST निकालने से पहले आपको एंटी डंपिंग निकाल लेनी है। ठीक है ना, मैं भी करूंगा इसको तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। FOB वैल्यू का मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर एक्सपोर्टर ने इन गुड्स को अपने देश के पोर्ट तक पहुंचा दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में फ्रेट लगा, यहां पे आने का $4,000 का लग गया, उस पर इंश्योरेंस लग गई तो आपका माल यहां पहुंच गया। कितना माल है ये? 500 किलो का माल है। एक्सचेंज रेट दिया ही हुआ है, जब कुछ नहीं लिखा कि ये RBI का है CBIC का है, बस सिंगल रेट दे रखा है तो वो रेट आपको अप्लाई करना है। BCD आपके पास है, IGST रेट है, ये भी लिख के दे दिया कि SWS भी एज एप्लीकेबल लगाओ। ये ना भी दिया हो तब भी आपको SWS लेना है। ओके, अब टोटल ड्यूटी पेएबल इंक्लूडिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी हम वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डाटा हमारे पास क्या है? सबसे पहले FOB वैल्यू है और फॉरेन करेंसी के टर्म्स में है। FOB वैल्यू कितना दिया हुआ है? यह है आपका $20,000 का। ध्यान से देखना पूरे क्वेश्चन को, मैंने आपको समझा दिया। FOB का मतलब है कि जिस देश से ये माल एक्सपोर्ट हो रहा है उस देश के पोर्ट तक गुड्स को पहुंचाने की जो वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू कहां तक की, जब वो वहां एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट पर हैं वहां जो वैल्यू है गुड्स की, जिसमें वहां का इनिशियल जो ट्रांसपोर्ट होगा और कोई चीजें होंगी, सब कुछ इंक्लूड करके जो है जब आपकी गुड्स एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट पर हैं वो जो वैल्यू है उसका नाम FOB वैल्यू। ओके, तो FOB वैल्यू $20,000 है। अब मान लो ये कहां से बताया, मान लो US से है, क्वेश्चन में दिया हुआ, कहां से दिया हुआ देख लेते हैं एक बार। ये हमें दिया हुआ है, कहां से इंपोर्ट किया इन्होंने, कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ, लिखा है फ्रॉम ए कंट्री विच इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस सेक्शन। तो मान लो ये USA है, तो US के पोर्ट पे जब ये गुड्स रखी हैं तो गुड्स की वैल्यू ये है। अब US के पोर्ट से इंडिया पोर्ट तक गुड्स आएंगी शिप में, वेसल में, तो वेसल अपना किराया भी लेगा,
तो जो फ्रेट है वो है $4000 का, ये आपको अपनी गुड्स की वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे यहां पर हम फ्रेट इज $4000। अब एक और आपका खर्चा इस पर है और वो है इंश्योरेंस का, वो है $1000, ये भी आपको दिया हुआ है। अब वहां से आपकी गुड्स चली, फ्रेट लगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट आपके ऊपर आई, और अब ये गुड्स आपके पोर्ट पर पहुंच गई। जब ये गुड्स आपके पोर्ट पर पहुंची तो इनकी वैल्यू क्या हो चुकी, ये सारी कॉस्ट आपको इंक्लूड कर लेनी चाहिए, तो हम इनको ऐड करेंगे। जब ये ऐड हम कर रहे हैं, ये आया $25,000, इसको हम नाम दे देते हैं अपना CIF वैल्यू, या जैसे आपने पढ़ा है अभी एसेसेबल वैल्यू 25,000। अभी FOB और CIF से डरना मत, अगला चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि FOB क्या और CIF क्या। FOB तो मैंने यहां ऑलमोस्ट आपको बता भी दिया है, CIF वैल्यू और एसेसेबल वैल्यू एक ही बात है। ओके, तो एसेसेबल वैल्यू आपकी डॉलर टर्म्स में हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्शन रेट जब आप इसमें लगाओगे, कन्वर्शन रेट आपको कितना दिया हुआ है, $72 का दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। एसेसेबल वैल्यू इन रुपीज ये हो गई मल्टीप्लाइड बाई 72,000, सो दिस वुड बी 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 72। So this comes to 18 lakhs 18 लाख रुपए की आपकी इन गुड्स की एसेसेबल वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जब 18 लाख की वैल्यू आ गई तो अपना ड्यूटी लगानी आप स्टार्ट कर दो। BCD का रेट आपको दे ही रखा है, कितना रेट था BCD, 12% का रेट है, तो BCD हम लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी 12% से 12% इसका वर्कआउट करें आप, 180 और 16 और 96 चेक करेंगे भाई एक बार इसको। $18 लाख इंटू 12%, नो दिस कम्स टू 216। $2,16,000 की आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी बन गई। BCD के बाद में इमीडिएटली आपने अप्लाई कर देना है SWS को। SWS लगाएं, SWS एट 10%, इसका 10% ले लो, 21,600 ये आपका आ गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके, यहां तक बात जब क्लियर हो गई, अब बात है किस चीज की, एंटी डंपिंग लगाने की। एंटी डंपिंग हमेशा IGST से पहले लगाओ, ठीक है। और जब आपका स्टेप आ जाए एंटी डंपिंग लगाने का, वहां पर जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी लैंडेड कॉस्ट है, ठीक है। तो लैंडेड वैल्यू या लैंडेड कॉस्ट आपकी यहां पर आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इसके बाद अब आप एंटी डंपिंग की कैलकुलेशन करने वाले हो। ओके, तो अब हम यहां पर इसको टोटल लगाएंगे। ये जो हमारा टोटल बन रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, करें एक बार, दिस इज 600, चेक करने की जरूरत है। 20,37,600, ठीक है, 20,37,600 ये हमारे पास क्या आ गई। ऐसा टोटल हम पहले भी करते थे। नाउ दिस इज योर लैंडेड कॉस्ट और लैंडेड वैल्यू, यू मे राइट एनीथिंग, लैंडेड कॉस्ट और मे बी लैंडेड वैल्यू। अब हमारे पास क्या है आगे, कि अब आपको वर्कआउट करनी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो तरीका बताया, वो बताया कि विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एंड द लैंडेड वैल्यू ऑफ द दिस, ये लैंडेड कॉस्ट या लैंडेड वैल्यू। जब क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू लिखो तो यहां वैल्यू ही लिख दो, वैसे आप लिख कुछ भी सकते हो, लैंडेड कॉस्ट भी ठीक है, लैंडेड वैल्यू भी ठीक है। ओके,
अब यहां पर एंटी डंपिंग की वर्किंग करेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये कितनी बनेगी, यहां पर मैं वर्किंग नोट्स में एंटी डंपिंग, हमें कहा एंटी डंपिंग निकालने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले ये चेक करो कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट $85 पर केजी, ये लो, और उसके बाद में लैंडेड वैल्यू देखो, इनका जो डिफरेंस होगा ये आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट होगा। तो हमारे लिए बड़ा आसान है, कितना केजी आया हुआ है, 500 केजी आया हुआ है। यहां पर कहा हमें द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड 85 पर केजी, $85। ओके, तो $85 पर केजी के हिसाब से हम इसको वर्कआउट करेंगे। जब इसको वर्कआउट करोगे आप 85 के हिसाब से, ना 85 मल्टीप्लाइड बाई 500, दिस कम्स टू 42,500। ठीक है, 42,500 ये डॉलर टर्म्स में आया। आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है किस चीज में, अपने इंडियन रुपीज में। कन्वर्शन रेट है कहीं दिया हुआ हमें, एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल 72 रुपीज, हमने यहां भी तो लगाया होगा, हाँ ये लगाया 72 रुपीज। 42,500 into 72, now this comes to 30,60,000, 30.6 lakhs, 30,60,000 ये हमारे पास अमाउंट आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी लैंडेड वैल्यू क्या आई हुई है। लैंडेड वैल्यू आई हुई है 37,600। एंटी डंपिंग का अमाउंट के लिए सबसे पहले हमने वर्कआउट किया कि $85 के हिसाब से, $85 पर केजी के हिसाब से मार्केट वैल्यू हमारी गुड्स की कितनी बन रही है, वो बन रही है ये। हमारे पास लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड वैल्यू है ये। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसको लिख दो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, जैसा एंटी डंपिंग के नोटिफिकेशन में कहा है कि आप इसको लो $85 पर केजी के हिसाब से, तो वो हमने यहां ले लिया। तो अमाउंट ऑफ एंटी डंपिंग क्या बनेगा, हमें इस अमाउंट और लैंडेड वैल्यू का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। सो दिस वुड बी 30,60,000 माइनस 20,37,600। सो दिस वुड बी इक्वल टू, माइनस कर लेते हैं इसको, this minus 2037,600 this is the amount of anti-dumping duty. $10,22400 is the amount of anti-dumping duty. कोई मुश्किल नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन लिखा हमने उन डायरेक्शन को फॉलो किया और हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट आ गया। अब यहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, ये आई आपकी 10, 22 और 400। ओके, अब ध्यान रखना, इसके बाद अब आपको वर्कआउट करनी है आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट हमें दिया हुआ है 12% का। लगाओ आईजीएसटी यहां पर, और आईजीएसटी लगाते हुए ध्यान रखो कि आपको जिस वैल्यू पर आईजीएसटी रेट लगाओगे उस वैल्यू में एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट भी इंक्लूड करना होगा। नाउ आईजीएसटी इज एट 12%। किसके ऊपर, दिस प्लस दिस, इन दोनों को टोटल करो और उसके बाद 12% लगाओ। ठीक है, आपको हमेशा अच्छी तरह याद रहे, इसके लिए ऐसा करते हैं कि आईजीएसटी लगाने से पहले यहां पर ये टोटल लगा लेते हैं।
सो दिस बिकम्स दिस 30,60,000 ये बन गया। इसके ऊपर अब आप 12% लगाओ। 306,000 multiplied by 12%. Now this is 367200. 367200 ये अमाउंट आ गया आपका IGST का अमाउंट एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, अब तो सारी कैलकुलेशन हो गई, बस करना क्या है, ड्यूटी पेबल निकाल दो। और ड्यूटी पेबल निकालने के लिए ड्यूटी पेबल ही बोला है, सिर्फ ड्यूटी पेबल ही निकाल लेते हैं। ड्यूटी पेबल यहां पर अब क्या आ जाएगा, ड्यूटी पेबल वुड बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चार चीजें, एक ये वाली, एक ये वाली, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक IGST। इन चारों को आपने ऐड करना है और ऐड करके आपको टोटल लगाना है। दिस वुड बी द अमाउंट ऑफ टोटल ड्यूटी पेएबल। ठीक है, और अगर वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स निकालनी है तो वही जैसा आपको पता ही है, सारी चीजें ऐड कर लो, वो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो टोटल ड्यूटी पेएबल यहां पर 216,000 plus 21,600 plus 1022,400 1022,400 और लास्टली 367,200 367,200। So this comes to the amount which is 1627200 1627200 ये तो आ गया ड्यूटी पेएबल का अमाउंट आपका। और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए या वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स निकालने के लिए ड्यूटी पेएबल प्लस आपकी जो एसेसेबल वैल्यू है, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। द टोटल कॉस्ट इज दिस प्लस दिस, और ये हो जाएगा आपका 1816 मीन्स 34, 27 और 200। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट या वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। बुक्स में आपके नोट्स में जो और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड देयर। ठीक है, जो भी हम नए तरीके की सवाल थे, हमने आज लंबा सेशन हो गया, ये हमने सारे के सारे कवर कर लिए। इससे अगला जो हमारा चैप्टर है वो भी सारा का सारा प्रैक्टिकल चैप्टर है, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल चैप्टर है, पूरा उसमें कंप्यूटेशंस ही करनी है। ओके, तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर वैल्यूएशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, कस्टम्स में ये जो चैप्टर आपने अभी पढ़ा है और ये जो आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एंगल से ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा किसी और में है नहीं, आगे भी हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक में भी आपको मिलेंगे और भी हैं, लेकिन प्राइमरली जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो यही है। ओके, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। जो बचे हुए सवाल हैं नोट्स में वो भी आपने करने हैं। कंक्लूडिंग द सेशन नाउ, थैंक यू।